I welcome you once again in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma and today students आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. देखिए लास्ट जो चैप्टर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट वाज thermodynamics and I am discussing ray optics as well. But slowly and slowly the chapters are about to get completed. So some of the students told me that they are requiring some information on chemical equilibrium and equilibrium as well. So I'm trying to make some videos on chemical and anechoic equilibrium. I will be starting from today itself. और जो बचे हुए थर्मोडायनेमिक्स का केवल एक ही पार्ट बचा है जो कि है एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी. ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक बचे हुए हैं. एक ही वीडियो के हैं इनफैक्ट. और उसके बाद मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे. ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी एक दिन में आएगा. बट टुडे मैं ये टॉपिक चूँकि बहुत लोगों की डिमांड है तो मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ. इक्विलिब्रियम. So by not wasting any more time, let's discuss what equilibrium is all about. Equilibrium अगर इसको as a general treat करें, as a general इसको discuss करें, then what does an equilibrium means? It means some kind of stability. ठीक है, कोई process. देखिए हमारे पास कई प्रकार के equilibriums हो सकते हैं. हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है. हालांकि केमिकल ही हमारे टॉपिक इन कंसर्न है, ज़्यादा रेलेवेंट है. जो भी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं वो केमिकल और आयनिक यानी वो केमिकल फेज में ही पढ़ने वाले हैं. बाकी चीज़ें मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ ताकि ये पार्ट जल्दी से आपका क्लियर हो जाए और सीधे हम लोग अपनी मतलब की बात पे आएँ जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो देखिए इक्विलिब्रियम जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बात समझाता हूँ. जैसे मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास एक कंटेनर है. ठीक है, और इस कंटेनर के साथ एक कंटेनर और लगा हुआ है. ठीक, इसमें पानी यहाँ तक है, इसमें पानी यहाँ तक है. मैं काम करता हूँ इन दोनों को जोड़ देता हूँ. मान लेते हैं इन दोनों से मैंने कुछ होल किया और अल्टीमेटली इनको एक पाइप से जोड़ दिया जो कि इस प्रकार का है. ठीक है, तो आप देखेंगे इधर पानी जो है वो कम होने लगेगा. इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर द वाटर विल ड्रॉप डाउन एंड इन दिस कंटेनर वाटर विल राइज अप. ओके, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूस टिल द लेवल ऑफ बोथ द वाटर्स ऑन द कंटेनर विल बिकम इक्वल. ओके, तो आप देखें जिस वक्त अभी पानी का फ्लो दिख रहा है आपको, ये फ्लो तब नहीं दिखेगा जब ये दोनों पानी बराबर हो जाएंगे. इसी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं. ये कैसा है? ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया. ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, देखिए यानी उस समय कंटेनर के पास मान लेते हैं ये थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ा बड़ा होगा. मान लेते हैं ये बढ़ के अल्टीमेटली इस लेवल पे पहुँच गया और ये घट कर अल्टीमेटली इस लेवल पे पहुँच गया. यानी इस समय ये पानी बहना रुक जाएगा. तो इस समय पानी बहना रुक गया, तो इस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं. जिस स्टेट या जिस वक्त वो जो प्रोसेस से वो स्टेट अचीव हुई होती, वो प्रोसेस ही लगभग ख़त्म हो गई दिखाई देती है या वो एब्सोल्युटली स्टॉप सी दिखाई देती है उस समय. तो इसी प्रकार का एक दूसरा इक्विलिब्रियम देखते हैं. मैं एक थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेता हूँ. मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है. मान लेते हैं बी का टेम्परेचर, ये अगर ए बॉडी है ये बी बॉडी है, मान लेते हैं ए का टेम्परेचर ज़्यादा है बी से, तो आप इन दोनों को कांटेक्ट में ले आइए. यानी ये दोनों को कांटेक्ट में हमने ले लिया. ठीक है, ए और बी बॉडी को कांटेक्ट कर दिया. तो ए का टेम्परेचर जो बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी से ज़्यादा है, तो ए से हीट फ्लो होने लगेगी बी में. ठीक है, क्योंकि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उससे हीट फ्लो होगी. अभी ये सारी बातें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की खास चीज़ें जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में जो पार्ट बचा हुआ है उसमें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, डू वेट फॉर दैट वीडियो. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट अपकमिंग वीडियो इन विच आई विल बी डिस्कसिंग गिब्स एनर्जी, आई विल बी डिस्कसिंग द एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इट विल बी कमिंग इन सम फ्यू डेज. ओके, तो अभी ए से बी में टेम्परेचर जा रहा है और ये तब तक होगा जब तक लगभग चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पे इस पे हमने मान लेते हैं प्रेशर नहीं बढ़ने दिया. तो ए और बी का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये हीट फ्लो होती रहेगी. तो जब आपने दोनों को जोड़ा तो हीट का फ्लो शुरू हुआ और हीट का फ्लो रुक गया जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया. इस स्टेट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे. थर्मली दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हीट का फ्लो बंद हो जाता है. ये याद रखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच द फ्लो ऑफ हीट विल स्टॉप. ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विल बी अ स्टेट
मान लेते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, ये कंडीशन बतानी ज़रूरी थी। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मास का फ्लो कांस्टेंट हो जाता है, यानी अब मास इधर से उधर फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई आपको? अब जो हमें चर्चा करनी है, जो हमें डिस्कस करना है, वॉट एवर द पार्ट वी हैव टू डिस्कस, जो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। अब उसके पहले जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम से ही हमारा इनफैक्ट चैप्टर शुरू होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में एक्चुअली दो टॉपिक हैं, ये इक्विलिब्रियम है ना। देखिए ये दो टॉपिक हैं एक्चुअली, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चैप्टर डिवाइडेड है। जितने भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, यानी जब सॉलिड से बॉडी लिक्विड बनती है, लिक्विड से बॉडी गैस बनती है, या गैस से वापस बॉडी लिक्विड बनती है, या लिक्विड से वापस बॉडी सॉलिड बनती है, ये सारी स्टेट पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम से एग्जिस्ट कर जाता है। हम एक एग्जाम्पल के तहत इस बात को समझ लेंगे। वट एवर आई एम ट्राइंग टू से इट विल बी क्लियर बाय एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं मेरे पास एक थर्मोफ्लास्क है। थर्मोफ्लास्क क्यों मैंने कहा? क्योंकि थर्मोफ्लास्क एक ऐसा होता है जो हीट को फ्लो नहीं होने देगा अंदर बाहर से। ठीक है, तो थर्मोफ्लास्क है मेरे पास, मान लेते हैं। ठीक है, इस थर्मोफ्लास्क में हीट का फ्लो हम लोग नहीं होने देंगे। मान लेते हैं आपके पास एक थर्मोफ्लास्क है, इसके अंदर आपने क्या किया, पानी ले लिया और आपने आइस ले ली। ठीक है, आप देखिए कि अगर आप हीट का फ्लो इस सिस्टम से नहीं होने देते हैं तो पहले थोड़ी सी आइस मान लेते हैं गलकर पानी बनेगी, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे वो आइस गलना बंद हो जाएगी। ये वो स्टेट होगी जिस समय जितनी आइस से वाटर बन रहा होगा उतनी ही वाटर से वापस आइस बन जा रही होगी। एक प्रकार से ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चल तो रहा है ये, लेकिन नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज एक्चुअली अ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, but still it is a state of equilibrium. How we can, because we are not getting any net result out of it, not we are getting A to B, not we are getting B to A net. okay, तो यहाँ पर जितना इससे बन रहा है उतना ही वाटर से आइस भी बन जा रहा होगा इस स्टेट पे। हालांकि ये बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका थर्मोफ्लास्क इतना केपेबल नहीं है, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो नॉर्मली किसी कंटेनर में, बहुत अच्छे कंटेनर में आप अगर आइस भर के पानी के साथ डाल दीजिए तो थोड़ी देर तो बर्फ़ बनी रहेगी, लेकिन काफ़ी देर के बाद आखिर वो गली जाती है ना, क्योंकि वो कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं, किसी चाय को अगर आप किसी फ्लास्क में रख दें देन द टी विल बी इन दैट स्टेट ऑलवेज। ओके, बट हाँ, उस प्रोसेस को थोड़ा उसने डिले कर दिया है। जो ठंडी बाहर होती वो थोड़ा सा देर से होगी, लेकिन वो हो तो ज़रूर जाएगी यार, क्योंकि कम्प्लीटली आइसोलेट आपके बस में है ही नहीं करना। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब देखिए थर्मोफ्लास्क में ये चीज़, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम हो गया, ये सॉलिड लिक्विड वाला हो गया। ठीक है, सॉलिड, मैं एक काम करता हूँ, यानी कि आपने पानी को जो कि सॉलिड रूप में था, आइस रूप में था, वो इस समय इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया किसके, लिक्विड के। यानी कि जितना आइस से लिक्विड बन रहा होगा उतनी लिक्विड से आइस भी बन जा रही होगी, लिक्विड वाटर से आइस भी बन रही होगी, इतना सॉलिड आइस से लिक्विड बन रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये हम लोग डबल एरो दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस का भी साइन है। अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होती है मैं एक बार और बता दूंगा आपको, पहले आप देखते चलिए। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने अभी ये देखा, सॉलिड लिक्विड फेज का हम लोगों ने इक्विलिब्रियम देखा, है ना। इसी प्रकार से आप लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम फेज देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम दूसरे प्रकार का है जिसमें लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। इसको आप चाहें गैस भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही होती है। तो आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम के तहत आपने सॉलिड लिक्विड का देख लिया, लिक्विड गैस का देख लिया, या सॉलिड गैस का भी होता है। देखिए इस चीज़ को आप जानते हैं, फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग होती है, और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग होती है। लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन होता है, और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन होता है। तो जिस रेट से मेल्टिंग हो रही है उसी रेट से
फ्रीजिंग हो रही है। जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा है, दोनों तरफ का रेट बराबर है, ठीक है। अगर देखिए, और ये डिसाइड कैसे होता है, इक्विलिब्रियम डिसाइड कैसे होता है, इक्विलिब्रियम डिसाइड ऐसे होता है कि उस समय इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब यार कांस्टेंट हो जाते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं उस समय। इससे आइडिया लगता है, अगर अब आप टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, ये मान लेते हैं खास टेम्परेचर पे ये सारी प्रक्रिया, ये वाली जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम लोग कितने, ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, ये मान लेते हैं 1 atm प्रेशर पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या 273 केल्विन का हो, एक ही बात है, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है और 273 केल्विन का है, उस पर हो रहा है। जैसे ही देखिए, कोई भी रिएक्शन को होने के लिए, आप थर्मोडायनेमिक्स में मैं डिस्कस करूंगा ये चीज़, जो बचा हुआ पार्ट है एंट्रोपी वाला, कि यार किसी भी रिएक्शन के खुद से होने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसको हम लोग गिब्स एनर्जी कहते हैं। गिब्स एनर्जी की इक्वेशन मैं लिख ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट वीडियो में रहेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, एनी टाइम इट कैन बी देयर, ओके, इन फ्यू डेज मैं उसको डाल दूंगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू, या डेल्टा जी आप लिख लीजिए, इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन आगे बढ़ता है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। और जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। ये डेल्टा जी है क्या, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सर क्या लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही, और अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, देन आई एम श्योरली completely sure that you would have came to know that what I'm trying to say, okay. But even now, if you not watched my video, because till now I have not made that video, so the video on spontaneity, entropy and Gibbs energy will be coming very soon. So that information you are going to get complete of Gibbs energy. It is a very important, it is a useful energy. यही एनर्जी डिसाइड करती है यार कि कोई रिएक्शन खुद से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होगा तो वो रिएक्शन हो सकता है, यानी इधर से आप रिएक्शन आगे बढ़ सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ सकते हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आप आ सकते हैं, और अगर ये वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इस समय इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये बात समझ में आई आपको? अभी फ़िलहाल मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतनी बातें समझ लीजिए, ठीक है। ये बात अगर नहीं आप लिखा नहीं हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखो यार, हम लोगों ने डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम हो गया। अब अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते ना यार, तो वहाँ पर गिब्स एनर्जी, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक्चुअली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे सारा चीज़ हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड, ये एक आइस और लिक्विड एकदम इक्विलिब्रियम पे हैं। अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, ये चीज़ बढ़ जाएगी, यानी ये नेगेटिव वाली चीज़ बढ़ गई। इक्विलिब्रियम पे मैंने कहा ना 0 होता है, अगर ये 0 होता है यानी ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएंगे उस समय। अब आप खुद सोचिए कि जिस समय टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई, यानी नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ गई, यानी डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। और वो रिएक्शन टेम्परेचर जैसे ही तुमने बढ़ाया तो डेल्टा जी नेगेटिव हुई, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ जाएगा, यानी ये उस समय आइस तेज़ी से गलने लगेगी, और तेज़ी से, जो बराबर हो रहा था ना, जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, जितना आइस से लिक्विड बन रही थी, वो थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी, आइस और तेज़ी से गलने लगेगी। अब यही चीज़ में अगर तुम टेम्परेचर कम कर दो तो ये कम कर दोगे तो ये चीज़, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये चीज़ दोनों, ये वाली बराबर होती है, चूँकि ये 0 होता है। इक्विलिब्रियम से अगर आगे बढ़ गए, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को या तो कम करो या ज़्यादा करो, श्योर है उस समय डेल्टा जी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आप आगे जाएंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो आप इधर आएंगे। पॉजिटिव कब होगा यार, डेल्टा जी पॉजिटिव तब होगा जब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, टेम्परेचर कम करने पर ये काम होगा। अभी ये सब चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई आपको? तो जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे लिक्विड फ्रीज होने लगेगा, और वो उसकी वजह है ये डेल्टा जी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वैसे तो आप प्रैक्टिकली सब कुछ जानते हैं, तो आपने इसका देखा सॉलिड लिक्विड का
ये फेज इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड बनते देख रहे हैं, लिक्विड से गैस बनते देख रहे हैं, सॉलिड से गैस जिसको सब्लाइमेशन कहते हैं, है ना, वो सब्लाइमेशन समझ लो यार। सॉलिड से मान लेते हैं कोई कंटेनर है, ऐसे आप समझ लीजिए, आई एम टेलिंग यू हाउ व्हाट एग्जैक्टली टेक्स प्लेस। इन अ कंटेनर आप आयोडीन डाल दीजिए सॉलिड, थोड़ी देर के अंदर, और ये ध्यान रखिए उसको पहले इवैक्यूएट कर दीजिएगा चैम्बर को। इन सम टाइम आप देखेंगे कि आयोडीन वेपराइज होने लगेगी, खाली चैम्बर पाएगी, वेपराइज होने लगेगी। वेपराइज होने पर उसके ये वॉयलेट कलर के वेपर्स होते हैं, वो इकट्ठे होते जाएंगे कंटेनर में। तो आप देखेंगे कंटेनर अगर ट्रांसपेरेंट है तो यू कैन सी दैट कि वो कलर बढ़ रहा होगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, हल्के वॉयलेट से और गाढ़ा हो रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा जिस समय उसकी कलर इंटेंसिटी स्टॉप हो जाएगी, कलर इंटेंसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। यही वो स्टेट इक्विलिब्रियम की होगी। तो उस समय सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम होगा। आई होप बात समझ में आई आपको। इसी प्रकार के और भी बहुत से इक्विलिब्रियम होते हैं, लेकिन हमें जो चर्चा करनी है अब हम लोग जल्दी से उस टॉपिक पे आने वाले हैं। जैसे कि कुछ और भी इक्विलिब्रियम्स होते हैं एज एफ, जैसे कि जैसे आप चीनी, सॉलिड को आप लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हैं, वहाँ भी इक्विलिब्रियम आता है। आप चीनी घोलते जाइए एक टेम्परेचर पे, आप पाएंगे एक टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप चीनी घोलते रहेंगे, एक समय चीनी घुलना बंद हो जाएगी। वो सैचुरेशन पॉइंट होता है यार। चीनी जितनी घुल रही है उस स्टेट के बाद तुम्हारी फर्दर जो चीनी तुम घोलने की कोशिश करोगे, तुम पाओगे चीनी घुल ही नहीं रही है। एक्चुअली तुम जितना घोलते हो, चीनी का घुलना डिसोल्यूशन है और लिक्विड से वापस चीनी बन जाना क्रिस्टलाइजेशन है। तो जितने तुम इसमें चीनी के मॉलिक्यूल्स और डालते हो पानी में, चूँकि पानी में ऑलरेडी मैक्सिमम अपनी पोजीशन पे आ चुका है, अपनी मैक्सिमम सैचुरेशन पे आ चुका है, उसके बाद अगर तुम डालोगे तो वापस वो क्रिस्टलाइज करके चीनी के रूप में दे देगा। तुम इधर से डालोगे उधर से निकाल देगा, ठीक है। तो ये वो स्टेट होती है, यानी उस समय आप नहीं बढ़ा सकते इसको, घोलना उस समय आपका रुक जाएगा। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप उसे आगे ले जा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप और चीनी घोल सकते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम को ये पार्ट डिस्कस करता है, ये इक्विलिब्रियम को कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। और यही सारी बातें हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल में करेंगे जब हम लोग आएंगे आगे, ठीक है। बहरहाल अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से मतलब की बात करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने कई प्रकार के इक्विलिब्रियम फेजेस देख लिए। इन सारी बातों से हम लोग मुख्यतः बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम के, जिससे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम को, याद रखिएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है अभी, और जो फिजिकल और केमिकल ही हम लोग इस चैप्टर में उन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग, वैसे तो और भी कहीं हो सकती है, लेकिन मैं समराइज़ करता हूँ 3 में कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है फिजिकल इक्विलिब्रियम की। पहली चीज़ तो ये है यार कि ये वो स्टेट है जिस समय जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, यानी इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, दोनों बराबर हैं, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन, आप कह सकती हैं रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बोथ द फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, आप लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज कि इस वक्त जो भी मेजरेबल, जो क्वांटिटीज देती हैं, जो मेजर करके बताती हैं कि इस समय सिस्टम कहाँ पे लाई कर रहा है, जैसे डेंसिटी हो गया, जैसे प्रेशर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये वैरी नहीं करती, ये कांस्टेंट होती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ये स्टेट हो गई, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, और प्लस यार, और सबसे ज़रूरी कि ये चीज़ क्लोज्ड कंटेनर में ही हो सकती है। आप इसको फिजिकली ओपन करके नहीं कर सकते। फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, खुले में रखोगे ये पॉसिबल ही नहीं है यार। तुम रखोगे, तुम सॉलिड को, आइस को तुम रखो पानी में, पूरी गल जाएगी, नहीं रिसीव कर सकते हो। लिक्विड को गैस में तुम नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, लिक्विड लिक्विड ही बनी रहेगी, गैस नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। ध्यान रखिए इस चीज़ों को, ठीक है। तो क्लोज्ड कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, क्लोज्ड में ही ये पॉसिबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि चैप्टर की शुरुआत होगी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, एक्टिव मास क्या होता है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से चैप्टर की शुरुआत होगी, ठीक है।